नमस्कार प्यारे साथियों, मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी लोग का इस यूपीएससी युग इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों और मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से आ जाइए, अपनी क्लास को हम शुरू करें। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारी ये सीरीज चल रही है। ध्यान रखिए, आप लोग यूपीएससी आरओ एआरओ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो प्यारे साथियों, फटाफट से और जल्दी से जाइए क्योंकि हम लोग अपनी अब क्लास को शुरू करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फटाफट से आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग जिसके बारे में चर्चा करेंगे वह है मेरे बच्चे दिल्ली सल्तनत का इतिहास। ध्यान रखिए, यहाँ पर हम सिर्फ जो है यूपी के संदर्भ में हम लोग चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। मोस्टली जो है जो यूपी के संदर्भ में है उन चीज़ों को हम ज़्यादा देखेंगे। बाकी तो आप लोगों ने इतिहास में पढ़ाई हुआ है, लेकिन चूंकि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास है तो हम उसी के संदर्भ में आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज हम टॉपिक का नाम क्या है, दिल्ली सल्तनत का इतिहास। ध्यान रखिए, 1206 से लेके 1526 ईस्वी तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद अथवा सल्तनत ए दिल्ली की संज्ञा दी गई है। आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत की जब बात करते हैं तो वहाँ पे 5 वंश के शासकों का नाम आता है। कौन कौन से हैं वो शासक? मामलूक या गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। ध्यान रखिए, इन 5 वंशों ने कुल 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर या कहूँ तो पूरे भारत पर जो है मोस्टली इलाकों पर जो है उन्होंने शासन किया है। मामलूक या गुलाम वंश ने 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से लेके 1320, सबसे कम जो है खिलजी वंश शासन किया है। फिर तुगलक वंश ने 1320 से लेके 1414 ईस्वी तक। सैयद वंश ने 1414 से 1451 ईस्वी तक। और फिर लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक। इनसे कुल मिला के यह जो है 320 वर्ष जो है दिल्ली सल्तनत ने इस दिल्ली सल्तनत का जो है हम लोग कार्य पढ़ेंगे। ध्यान रखिए, इसमें कितने आते हैं तो 5 वंश आते हैं जिन्हें हम लोग दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद अथवा सल्तनत ए दिल्ली की संज्ञा जो है दी गई है। हम इन्हीं के इन 5 वंशों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कौन सी बातें? जो बातें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हैं, जो बातें उत्तर प्रदेश के संदर्भ की हैं उन्हीं बातों को हम अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि ये क्लास है उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की बातों को पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले यहाँ तक की बातों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मामलूक सुल्तान या गुलाम वंश के बारे में, या हम बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में। इसने जो है 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक जो है इस वंश ने जो है शासन किया है। कब से कब तक? 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक इस वंश ने शासन किया है। ध्यान रखिए, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान कौन है? तो ध्यान रखिए, दिल्ली वंश का संस्थापक और गुलाम वंश का जो पहला सुल्तान है वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? ध्यान रखिए, उसका नाम क्या है तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिए, दिल्ली सल्तनत आपसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक या गुलाम वंश का संस्थापक कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और गुलाम वंश के शासकों में कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है। इल्तुतमिश की बात करें तो यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। और रजिया जो है प्रथम महिला शासिका है। कैमुअर्स जो है गुलाम वंश का अंतिम शासक है। ध्यान रखिए, हमने बात करी गुलाम वंश का जो संस्थापक है वह कुतुबुद्दीन ऐबक है, संस्थापक है। इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक है। रजिया प्रथम महिला शासिका है और गुलाम वंश का अंतिम शासक कैमुअर्स है। अब यूपी के संदर्भ में गुलाम वंश में क्या क्या काम हुआ है, क्या क्या घटनाएं हुई हैं, क्या क्या बातें हुई हैं, अब देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य में वर्तमान उत्तर प्रदेश का मेरठ, कोल अर्थात अलीगढ़, बरन, बुलंदशहर, बदायूं,
कन्नौज, कालिंजर, अवध एवं बनारस के क्षेत्र सम्मिलित थे। तो जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ध्यान रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो साम्राज्य था वह उत्तर प्रदेश के मेरठ, अलीगढ़, कोल अलीगढ़, बरन बुलंदशहर, बदायूं, कन्नौज, कालिंजर, अवध एवं बनारस के क्षेत्र जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। ऐबक की मृत्यु के समय सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण इक्ते बदायूं का इक्तदार था। ध्यान रखिए, जो इल्तुतमिश था वह बदायूं का इक्तेदार था, ठीक है। और वह जो है उस समय का जो है कहा जाए तो सल्तनत का महत्वपूर्ण इक्ता था, बदायूं इक्तदार का, और बदायूं का इक्ता, और वहाँ का जो है इक्तदार कौन था? इल्तुतमिश। ये बैठता है 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, ठीक है। ये बात आपने वहाँ पे अच्छे से पढ़ी होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट को ले लीजिए फटाफट से, यहाँ तक की बातों को स्क्रीनशॉट को आप ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या होता है 1210 ईस्वी में जब यह सुल्तान बना, उस समय दोआब में बदायूं, दोआब जानते हैं आप क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र, बदायूं, कन्नौज, बनारस, कटेहर, जिसे लोग आज के वर्तमान रुहेलखंड आदि स्वतंत्र हो गए थे, उसने इन राज्यों पर पुनः अधिकार कर लिया था। जब इल्तुतमिश जब बैठा था गद्दी पर, तो उससे पहले जो है ये जो बदायूं था, कन्नौज, बनारस, कटेहर जो वर्तमान रुहेलखंड है, ये सभी स्वतंत्र हो गए थे। लेकिन जब ये गद्दी बैठता है तो दोबारा से जो है इन पर अपना अधिकार कर लेता है। इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विद्रोह प्रमुख घटना थी। तो इसको आप लगा लीजिए इम्पॉर्टेंट कि इल्तुतमिश के समय कौन सा विद्रोह हुआ था? तो इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विद्रोह। ध्यान रखिए, इल्तुतमिश के समय अवध में कौन सा होता है विद्रोह? तो इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विद्रोह होता है। और इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज ए शमसी, शमसी ईदगाह, मदरसा ए मुअज्जी नामक मदरसा 1223 ईस्वी में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इल्तुतमिश ने, देखिए फटाफट से क्या बोला है, ध्यान रखिए, यहीं से प्रश्न बनेगा। सबसे पहले तो इल्तुतमिश के समय कौन सी घटना महत्वपूर्ण थी? तो इल्तुतमिश के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना थी अवध में पृथु का विद्रोह। अवध में पृथु का विद्रोह इल्तुतमिश के समय बहुत महत्वपूर्ण घटना थी। और इल्तुतमिश ने बदायूं में किन किन जगह किन किन स्मारक का निर्माण कराया है? तो हौज ए शमसी, ये बदायूं में है, शमसी ईदगाह बदायूं में है, मदरसा ए मुअज्जी बदायूं में है, और 1223 में बदायूं में ही जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। क्योंकि आप जानते हो ये क्या था, मतलब वहाँ पे जो है इसने निर्माण कराया था। इसके काल में इसके पुत्र गयासुद्दीन मोहम्मद शाह ने अवध में विद्रोह कर दिया था और बंगाल से दिल्ली जाने खाने को अवध में ही लूट लिया था। इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया था। तुर्कान ए चहलगामी 40 गुलामों का एक गुट था। क्या था? 40 गुलामों का एक गुट था। यहाँ पे दो बातें आपको बहुत पढ़नी इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश के समय अवध में कौन सा विद्रोह होता है? तो इल्तुतमिश के समय अवध में पृथु का विद्रोह होता है। और इल्तुतमिश ने हौजे शमसी, शमसी ईदगाह, मदरसा ए मुअज्जी नामक मदरसा बनाया और 1223 में बदायूं में ही जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। और 40 गुलामों का एक गुट जो है जिसने इसको तुर्क ए चहलगामी का भी गठन किया था। फटाफट से यहाँ तक की बातों को भी स्क्रीनशॉट जो लोग लिख रहे हैं वो लोग ले लें, बाकी तो आप लोग होशियार हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुल्तान नासिरुद्दीन 1246 से लेके 1265 ईस्वी के शासनकाल की प्रमुख घटना ध्यान रखिए कौन सी थी? बुंदेलखंड, बघेलखंड, बदायूं और संभल में हुए विद्रोह, ये इसके काल की वह घटना थी इंपॉर्टेंट। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में ही 1253 ईस्वी में पटियाली कासगंज में प्रसिद्ध कवि व इतिहासकार अमीर खुसरो का जन्म। तो पूछ सकता है अमीर खुसरो का जन्म किसके काल में हुआ था? तो सुल्तान नासिरुद्दीन के काल में। सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में 1253 ईस्वी में कासगंज के पास एक पटियाली गांव है, वहां पर जो है अमीर खुसरो का जन्म हुआ है। बलबन ने 1266 से 1286 तक शासन किया। इसने रक्त, लौह और रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने अवध तक व्यापारिक मार्ग का निर्माण किया, जिस पर भोजपुर, पटियाली जो कासगंज है वर्तमान और आदि स्थानों पर चौकियों का निर्माण करवाया था। बुंदेलों का गढ़कुंडार पर अधिकार बलबन के काल की
महत्वपूर्ण घटना, ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है। बुंदेलों का गढ़ कुंडार पर अधिकार, ध्यान रखिए बुंदेलों का गढ़ कुंडार पर अधिकार जो है यह बलबन के काल की महत्वपूर्ण घटना थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। फिर सुन लीजिए, याद कर लीजिए, सुल्तान नसीरुद्दीन 1246 लेके 65 तक बैठा और उसके बाद सुल्तान नसीरुद्दीन के समय जो है 1253 ईस्वी में कासगंज, बदायूं कासगंज का जो है इलाका, वहीं पर जो है पटियाली गांव में अमीर खुसरो का जन्म होता है। और बलबन ने के काल की महत्वपूर्ण घटना क्या है, तो बुंदेलों का गढ़ कुंडार पर अधिकार, यह बलबन के काल की महत्वपूर्ण घटना है। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से। एक एक बातों को अच्छे से नोट करिए जो इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, अगला वंश आता है खिलजी वंश की। जब बात करते हैं 1290 से लेके 1320 ईस्वी तक, 1290 से लेके 1320 खिलजी वंश की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। कब की है? तो 1290 ईस्वी में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खिलजी वंश की स्थापना किसने की, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। कब की है? 1290 ईस्वी में। इस वंश का महत्वपूर्ण शासक कौन है? तो अलाउद्दीन खिलजी। 1296 से लेके 1316 तक इसने जो है शासन किया है। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और नसरुद्दीन जो है अंतिम सुल्तान था। ध्यान रखिए खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान कौन है? तो नासिरुद्दीन अंतिम सुल्तान है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में खिलजी सुल्तानों के शासन की प्रमुख घटना, खिलजी वंश के काल में वर्तमान प्रयागराज के पश्चिम में गंगा तट पर स्थित कड़ा जो है प्रयागराज में पड़ता है, वहां पर एक महत्वपूर्ण इक्ता था। जलालुद्दीन खिलजी शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी कड़ा का इक़्तिदार कौन था? जैसे कि बदायूं का इक़्तिदार था कौन? इल्तुतमिश। वैसे ही जलालुद्दीन काल में जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है कड़ा का इक़्तिदार था। और यहीं पर ही जो है मेरे बच्चों ध्यान रखिए, यहीं पर ही 1296 ईस्वी में अपना देवगिरी अभियान समाप्त करके इसी स्थान पर सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करवाई थी। कड़ा के जो किला था उसी किले में जब यह 1296 में देवगिरी का अभियान जीत कर समाप्त करके आता है और इसी कड़ा के जो स्थान पर जो है उसने जो खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी की जो हत्या कर दी। ठीक है, 1290 में कड़ा मानिकपुर में ही मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया था और इस घटना के पश्चात ही अलाउद्दीन को यहाँ का इक़्तिदार नियुक्त किया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1316 में सुल्तान बनने के बाद अपने साम्राज्य को खालसा भूमि के अतिरिक्त 11 प्रांतों में बांटा था। और इन ध्यान रखिए इन प्रांतों में बदायूं, कोल, कर्क, अवध, कड़ा 3 प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जो प्रांत हैं उनको अलाउद्दीन खिलजी ने खालसा भूमि के अलावा अपने जो उसका साम्राज्य था उसको 11 प्रांतों 11 इक्ताओं में बांटा था। वो 11 में जो है 3 वर्तमान उत्तर प्रदेश में बदायूं, कोल, कर्क, अवध और कड़ा संग 3 प्रांत जो है वह जो है कहाँ पे थे? तो अपने हमारा जो आज का वर्तमान उत्तर प्रदेश है वहां पर यह थे। ठीक है, स्थित थे उस समय। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना क्या है? तो बदायूं के सूबेदार मलिक उमर तथा अवध के सूबेदार मंगू खां द्वारा किया गया विद्रोह। ध्यान रखिए बदायूं के सूबेदार मलिक उमर और अवध के सूबेदार मंगू खां द्वारा किया गया विद्रोह, यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की इंपॉर्टेंट घटना थी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व वृद्धि हेतु वर्तमान उत्तर प्रदेश के दोआब क्षेत्र जिसमें कोल अर्थात अलीगढ़, बरन बुलंदशहर, मेरठ, अमरोहा आदि शामिल थे कि अधिकांश भूमि को अधिग्रहित करके उसे खालसा राज्य की भूमि में परिवर्तित कर दिया था। ध्यान रखिए खालसा भूमि उसे कहते थे, खालसा मतलब राज्य की भूमि थी। कहाँ कहाँ के इलाकों को? ध्यान रखिए कोल, बरन बुलंदशहर, मेरठ, अमरोहा, यहाँ की जो अधिकांश भूमि को अपने अंडर में ले लिया था और उसे खालसा भूमि राज्य की भूमि में परिवर्तित कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार अमीर खुसरो को दरबारी कवि नियुक्त किया था, उन्हें राजकीय संरक्षण प्रदान किया। तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी को दरबारी कवि किसने नियुक्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी को दरबारी अमीर खुसरो को माफ करेगा अमीर खुसरो को दरबारी कवि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नियुक्त किया और उनको पहली बार राजकीय संरक्षण प्रदान किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को। यहाँ तक की बातों का
स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तुगलक वंश के बारे में बात करते हैं। तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश ने सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया। सबसे कम समय तक शासन किया है खिलजी वंश ने। सबसे कम समय तक शासन किया है खिलजी वंश ने, ये आप जानते हो। और सबसे लंबे समय तक शासन किया है तो तुगलक वंश ने किया है। ठीक है, तुगलक वंश का प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति। जो गाजी मलिक था ये कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का महत्वपूर्ण सेनापति था। तुगलक वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हैं? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक, और नासिरुद्दीन मोहम्मद, यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ज़्यादातर काम जो इन्हीं दोनों किए हैं, एक तो मोहम्मद बिन तुगलक ने और फिरोज शाह तुगलक ने। अब उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इनके जो कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की जो 23 प्रांतों में बटा था। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य को 11 प्रांतों में बांटा था, वैसे ही जो फिरोज शाह तुगलक था उसका जो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो इसका जो साम्राज्य था वह 23 प्रांतों में बटा था। इन प्रांतों में बदायूं, कन्नौज, अवध और कड़ा नामक प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। जो आज का उत्तर प्रदेश है उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने 23 प्रांतों में इसका साम्राज्य बटा था। उसमें जो है बदायूं, कन्नौज, अवध और कड़ा नामक प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अवध के सूबेदार आइनुल मुल्क महरू ने विद्रोह कर दिया था। ध्यान रखिए, अवध के सूबेदार आइनुल उल मलू ने कब विद्रोह किया था? महरू ने। तो ध्यान रखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ये सारे यूपी के कौन संदर्भ में है, आपको ये पता होने चाहिए। बरन बुलंदशहर निवासी प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी को मोहम्मद बिन तुगलक ने राजाश्रय प्रदान किया था। ध्यान रखिए, जियाउद्दीन बर्नी को किसने राजाश्रय प्रदान किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी को मोहम्मद बिन तुगलक ने राजाश्रय प्रदान किया था। ठीक है, वर्तमान एटा जनपद में स्थित स्वर्गद्वारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। जो वर्तमान एटा जनपद में स्वर्गद्वारी है उसकी जो स्थापना जो है किसने की थी? वह स्थापना जो है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। चलिए, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने 300 नवीन नगरों की स्थापना की। इसमें उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, जौनपुर आदि हैं। हम पढ़ेंगे जौनपुर के बारे में। ध्यान रखिए, फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की है। फिरोज शाह तुगलक जैसे वर्तमान में नोएडा और गुरुग्राम है, वैसे जो है फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिरोजाबाद और जो जौनपुर है वह उसमें जो है प्रमुख नगर है। ठीक है, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1358 से लेकर 1359 ईस्वी में अपने भाई मोहम्मद तुगलक उर्फ जौना खान की याद में की थी। मोहम्मद खान कौन था? जौना खान की याद में की थी। फिर सुन लीजिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आइनुल मुल्क महरू ने विद्रोह किया था। जियाउद्दीन बर्नी को मोहम्मद बिन तुगलक ने राजाश्रय प्रदान किया था और एटा जनपद में स्वर्गद्वारी की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कराई थी। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगर बनाए थे, जिसमें फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद और जौनपुर प्रमुख नगर थे। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने 1358 से लेकर 1359 ईस्वी में कराई थी। अपने भाई मोहम्मद तुगलक अर्थात जौना खान की याद में कराई। ठीक है, चलिए, जौना खान की याद में कराई थी। चलिए, यहाँ तक की बातों को जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुगलक वंश के पतन के बाद 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने जौनपुर को स्वतंत्र करा लिया और जौनपुर में सरकी सल्तनत की। ध्यान रखिए, जौनपुर में सरकी सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो 1394 ईस्वी में मलिक सरवर ने। ठीक है, सुल्तान फिरोज तुगलक ने 1374 से लेकर 1375 ईस्वी में बहराइच के प्रसिद्ध संत सलार मसूद गाजी के मकबरे पर दर्शन के लिए गया था। विद्रोह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना कौन कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, यहीं से प्रश्न बनेगा। पहला, राय अधरन के नेतृत्व में इटावा के मुकदमों का विद्रोह, राय खरकू के नेतृत्व में कटेहारों का
रुहेलखंड का थी। चलिए नोट करो फटाफट जल्दी से, जल्दी से यहाँ तक की बातों को नोट कर लीजिए, सभी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अब आते हैं लोधी वंश। अंतिम वंश जो है कौन सा है, तो ध्यान रखिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश की बात करते हैं तो आता है लोधी वंश, 1451 से लेके 1526। ठीक है, चलिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश की बात करते हैं तो वो आता है लोधी वंश। लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलो लोधी ने, ये क्या था, एक अफगान राज्य के रूप में। ध्यान रखिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा है, तो लोधी वंश। स्थापना किसने की है, बहलो लोधी ने, कहा जाए तो एक अफगान राज्य के रूप में। इस वंश के जो प्रमुख सुल्तान है सिकंदर लोधी 1489 से लेकर 1570 ईस्वी तक, और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या क्या काम किए हैं, तो जौनपुर के सरकी शासक हुसैन शाह को पराजित कर जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में मिलाना बहलो लोधी की महत्वपूर्ण उपलब्धि। ध्यान रखिए दोबारा से जौनपुर को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया, तो बहलो लोधी ने। किसे, सरकी शासक हुसैन शाह को हराकर जो है उसने जो है बहलो लोधी ने जौनपुर को पुनः जो है दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। और उसके बाद बात करें तो लोधी वंश के सुल्तान सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। बहुत बार ये प्रश्न आया है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोधी ने 1504 में की है, कई बार पूछा गया है ये। इब्राहिम लोधी इस वंश का अंतिम सुल्तान था। इसी के शासन काल में बाबर आक्रमण करता है। पानीपत के प्रथम युद्ध जो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी को हराता है और लोधी वंश एवं दिल्ली सल्तनत का अंत करके भारत में एक नवीन राजवंश मुगल वंश की स्थापना करता है। आप जानते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें जो है इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है। लोधी हारता है, युद्ध में मर जाता है और वहीं पर जो है उसी के बाद जो है दिल्ली सल्तनत का लोधी वंश जो है समाप्त होता है, या कहूँ तो दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है और भारत में एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसको कहते हैं मुगल वंश की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का आज का ये वीडियो। कल हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जितना हो सके इस सेशन को लोगों तक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए ताकि सब वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।